साथियों से निवेदन करूंगा कि अब आपके इंतज़ार की घड़ियां समाप्त होने वाली है। हमारे ऊर्जावान, जोश से लबरेज युवा साथी भाई कन्हैयालाल जी सियाग से मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री जी अपना उद्बोधन दें। उससे पहले स्वागत भाषण आदरणीय मंत्री जी के समक्ष भाई कन्हैयालाल जी सियाग रखेंगे आपके सामने। भाई कन्हैयालाल जी सियाग और उनका स्वागत भाषण। सिंजगरू से हमारे बीच मनोहर सिंह जी, जगदीश प्रसाद जी कुमाऊत, गणपत सिंह जी, मोखराम जी व उनकी पूरी टीम जो पधारी है, उन सबका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। रामलाल जी भोमटिया, अध्यक्ष श्री कुमार महासभा बीकानेर हमारे बीच पधारे, उनका भी स्वागत। भारत माता की वंदे। राम राम सा। आज हमारे बीच बीकानेर के लोकप्रिय सांसद व केंद्रीय कानून मंत्री बनने के बाद नोखा पहली बार पधारे और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अर्जुन राम जी मेघवाल साहब का मैं नोखा क्षेत्र की तरफ से आप लोगों की सब की तरफ से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं पिछले 14 सालों से मेघवाल साहब से जुड़ा हुआ हूं। इनकी नीतियां, सरल सादगी का व्यवहार आमजन के लिए लोकप्रिय बना हुआ है और मुझे पूर्ण विश्वास भी है कि आने वाले 2024 में हैट्रिक के बाद चौका लगने की भी तैयारी है। तो जिस तरह के जन सैलाब उमड़ा है, इस बात का साक्षी है। माननीय मंत्री महोदय ने बात चाहे शिक्षा स्वास्थ्य की सेवा की हो, युवाओं के स्किल डेवलपमेंट की हो, हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की हो, रेलवे हो, रेलवे की अंडरब्रिज की हो, क्रांतिकारी बदलाव हमारे क्षेत्र में हुए हैं। रेलवे लाइनों को इलेक्ट्रीफाइड करवाना, 500 करोड़ के ज्यादा से ज्यादा बजट दिलवाना बीकानेर जिले को, जिसमें बीकानेर का रेलवे स्टेशन देश नोखा, जिसके अंदर नोखा के अंदर भी 16 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये एक नई मंत्री जी की नई मिसाल है। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना, फसल बीमा योजना लागू और मृदा परीक्षण, जमीन का जो परीक्षण किया जाता है उसकी व्यवस्था भी माननीय मंत्री महोदय ने की है। मेडिकल शिक्षा में माननीय मंत्री महोदय ने ओबीसी कोटा में 27% आरक्षण करवाया है। मैं केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं की बात हो या केंद्र के बजट की बात हो, आवंटन की बात हो, चाहे बीकानेर को हवाई सेवाओं की जोड़ने की बात हो, इसमें माननीय हमारे मंत्री महोदय ने सबसे ज्यादा पहल की और बीकानेर की जनता को सबसे ज्यादा लाभ पहुंचाया। मैं इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष चंपालाल जी गेदर साहब और हमारे बीकानेर के महापौर गुमान सिंह जी प्रतिनिधि के रूप में विराजमान है, बीकानेर के महापौर के रूप में, और नोखा पंचायत समिति के प्रधान प्रतिनिधि श्री राम जी तरड, नोखा नगर पालिका के चेयरमैन श्रीनिवास जी जंवर और हमारे रिश्तेदार व नागौर के विधायक मोहनलाल जी चौधरी, के राम साहब बागड़िया जी डीजी साहब रिटायर, नारायण जी चोपड़ा बीकानेर के पूर्व महापौर। मैं इन सभी के सामने नोखा की कुछ ज्वलंत समस्याओं को सबके सामने माननीय मंत्री मोदी जी के सामने रखना चाहता हूं। उपरोक्त विषय के मेरा निवेदन लेकर लेख है कि मंत्री जी, नोखा क्षेत्र के गांव में सिंगल फेस की 24 घंटे लाइट की बिल्कुल आवश्यकता है और ये सरकार 5-4 घंटे से ज्यादा लाइट की व्यवस्था नहीं दे रही है। तो हमारे बच्चों को पढ़ने में सबसे ज्यादा दिक्कत इस बात की हो रही है। मैं मंच के माध्यम से अपील भी करता हूं कि आप सरकार से बात करें या ऊपर से करें, लेकिन यहाँ की क्षेत्र की जनता को इसमें राहत दिलाए। और वंचित ढाणियों में दीनदयाल ज्योति योजना में जो कनेक्शन बाकी रह गए सर्वे के होने के अलावा भी, तो उनको भी दोबारा जुड़वाया जाए, एक सर्वे और करवाया जाए। कुछ लोग बाकी छूट गए अच्छी राजनीतिक हरकतों के कारण। नवली गेट रेलवे स्टेशन के ऊपर एक ओवरब्रिज बनवाया जाए, जहां नोखा 2 भागों में विभाजित है, इसका एक भाग में हो जाए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ऐसा काम ये रेलवे ओवरब्रिज वाला भी होना चाहिए। नोखा स्वरूपुरा, हमारे स्वरूपुरा एक बड़ा गांव है नोखा का, जो गंगा सिंह जी का ननियाल भी था, लेकिन वहां ट्रेन का ठहराव नहीं हो रहा है। तो मैं माननीय मंत्री जी से और इस जनता की तरफ से आपसे अपील करता हूं कि वहां ट्रेनों का ठहराव हो। नोखा विधानसभा एक कृषि प्रधान क्षेत्र है और इसके अंदर कम से कम 10 नए जीएसएस बने, जब भी लाइट की व्यवस्था सुचारू रूप से हो सकती है। नहीं तो जो लाइट की व्यवस्था चल रही है
कुओं के अंदर 6 घंटे में 16 बार ट्रिपिंग हो रही है। तो क्या बेचारा किसान करेगा? तो कम से कम अगर 10 GSS नए बनेंगे तो ये निश्चित रूप से ये हो सकता है। नोखा में जिला अस्पताल स्वीकृत है, लेकिन ओछी राजनीति के कारण वो कार्य स्वीकृत नहीं हो रहा है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से ये अपील करता हूं कि आप राज्य सरकार से बात करें या अपने स्तर पे या सचिव से बात करके इसको जल्दी से जल्दी इसका निपटारा करवाए। पांचू में महाविद्यालय स्वीकृत करवाया जाए। पांचू भी नोखा का बड़ा कस्बा है जिसमें करीब करीब उसकी 17,000 वोट है, 25,000 से ज्यादा आबादी है। और जसरासर में महाविद्यालय स्वीकृत है, लेकिन बिल्डिंग का काम अभी तक स्वीकृत नहीं है। तो मैं ये भी क्षेत्र की जनता की तरफ से डिमांड करता हूं। और आपकी अनुशंसा से पिछले कार्यकाल में नोखा में पंचायत समिति का भवन बना था और वो भवन बिल्कुल तैयार भी हो गया है। उसमें कुछ फंड की भी आवश्यकता है। तो मैं माननीय मंत्री मोदी से चाहता हूं कि उस मंच की भी, उस सरकारी बिल्डिंग को जल्दी जल्दी चालू करवाए और उसकी फंड की व्यवस्था करवाए। मैं ज़्यादा समय भी नहीं लूँगा। नोखा क्षेत्र के सभी ग्रामवासियों से पधारे हुए मेरे पितातुल्य बुजुर्ग, युवा साथियों और हम उम्र साथियों का मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने खेती का जबरदस्त टाइम होते वक्त भी यहाँ पधारे, मेरा मान सम्मान बढ़ाया मेरे एक अपील के कारण। इसलिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा और जब भी आप मेरे लायक, मेरे से होने वाला जो भी कार्य होगा मैं करूंगा। मेरी इस टीम में जो टीम कन्हैया लाल ने जिसमें काम किया, भाई जगदीश भार्गव ने काफी मेहनत भी की। इसके लिए मैं जगदीश भार्गव, नरेंद्र जी चौहान, महावीर जी सारस्वत और भी हमारे नोखा के लोग बैठे हैं और पत्रकार प्रिंट मीडिया और पत्रकार बंधुओं को भी मैं आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने भी इसका प्रचार प्रसार करने के लिए हमारा बहुत सहयोग किया। मैं कृष्णाराम जी चौधरी से क्षमा चाहता हूं कि मैं नाम पीछे नहीं देख पाया। हमारे पार्टी के वरिष्ठ डूंगरगढ़ के नेता है, तो मैं कृष्णाराम जी चौधरी के साहब का भी यहाँ नोखा पधारने पर हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। तो साथियों, एक तो कन्हैयालाल जी ने स्वागत भाषण दिया और लगे हाथ नोखा की ज्वलंत समस्याओं का एक ज्ञापन भी आप सबको पढ़ के सुनाया, जो आदरणीय मंत्री जी को वो सौंप रहे हैं। मैं अब निवेदन करूंगा साथियों, हमारे बीकानेर जिले के लाडेसर केंद्रीय कानून मंत्री माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल साहब से कि वो मंच पे पधारें और आज के इस अभिनंदन समारोह में अपना उद्बोधन दे। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें साथियों, आदरणीय अर्जुन राम जी मेघवाल साहब का उद्बोधन। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी परिवार में आज सम्मिलित होने जा रहे हैं अरविंद सिंह राजपुरोहित, हमारे यहाँ व्यवसायी है, कुशल गोल्ड नोखा नाम से, आहोर जालोर से आप हैं, आप आए। मंत्री जी और प्रधान जी से निवेदन करूंगा कि पार्टी का दुपट्टा पहना करके पार्टी परिवार में सम्माननीय अरविंद राजपुरोहित जी को सम्मिलित करें। सम्माननीय अरविंद राजपुरोहित जी पधारें। अरविंद जी फटाफट, अरे फोटो हो जाएगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। अब आपके बीच में आपके अपने लाडले लाडेसर भारत की पंचायत में आपका प्रतिनिधित्व करने वाले परम सम्माननीय केंद्रीय कानून मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री अर्जुन राम जी मेघवाल, जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें। स्वागत है भाई, स्वागत है। मैं तो जयपुर चाहता अठे करा दूं, लोग करा दो। सम्माननीय मेघ सिंह जी राठौर साहब, जो कि आज हमारे पार्टी परिवार में सम्मिलित होने जा रहे हैं, माननीय मंत्री महोदय और प्रधान जी से निवेदन करूंगा, पार्टी के नेतृत्व से भी निवेदन करूंगा कि सम्माननीय मेघ सिंह जी राठौर साहब का पार्टी का दुपट्टा पहना करके पार्टी परिवार में सम्मिलित करें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। स्वागत है भाई, स्वागत है।
बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र जी की आवाज तो जोरदार है ना, ताली बजा के अपन स्वागत कर सकते हैं, धन्यवाद दे सकते हैं नरेंद्र जी को। आज के इस कार्यक्रम की सारी रूपरेखा कई दिनों से बना रहे थे ये, और दिल्ली भी आके मेरे से मिले कि मुझे आपका स्वागत करना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक मैसेज देना है कि आपने बीकानेर जिले से, बीकानेर संसदीय क्षेत्र से जो कानून मंत्री आपने दिया, उसके लिए नोखा की जनता भी आपका स्वागत करती है। उसी श्रृंखला में आज का कार्यक्रम भाई कन्हैयालाल जी सिहाग पूर्व प्रधान जी ने रखा। मैं चाहता हूं जोरदार ताली कन्हैयालाल जी की होनी चाहिए। बड़ा अच्छा सुंदर इन्होंने डिजाइन किया है कार्यक्रम को। इधर दूर तक खड़े हैं लोग, इधर भी पूरे खड़े हैं, फिर मुझे लगता है एलईडी भी लगा रखी है। ये पीछे एलईडी है ना इसके? हाँ, 2-3 है। तो कन्हैयालाल जी के लिए तो जोरदार ताली बजती है लगता है मुझे। और जोरदार हमारे नागौर के एमएलए माननीय मोहन जी चौधरी साहब, भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष चंपालाल जी गैदर, ये भी अभी अभी शायद बन करके आए, तो आपका भी स्वागत अभिनंदन। हमारे श्रीनिवास जी झंवर पूर्व चेयरमैन नगरपालिका नोखा, के राम बगड़िया जी, गुमान सिंह जी राजपुरोहित महापौर प्रतिनिधि बीकानेर, श्री राम जी तर्ड, मोहनलाल मेघवाल जिला महामंत्री देहात, श्री नारायण जी चोपड़ा पूर्व मेयर, पद्माराम जी परिहार, जगदीश जी भार्गव, ये भी संचालन कर रहे हैं काफ़ी देर से। मैं कई संचालन देखे लेकिन आज का तो सुंदर संचालन किया। जगदीश जी के लिए भी आप ताली बजा सकते हैं। आज करण जी भट्टड़, हमारे अशोक जी बोबरवाल, राजाराम जी भादू पूर्व सरपंच, जोगाराम जी भादला, डॉक्टर बेगाराम जी बाना, मेघ सिंह जी, महावीर जी रोड़ा, महावीर सिंह जी चारण, अनूप सिंह जी चरकड़ा, मांगेराम जी डूडी, नरेंद्र जी चौहान, हंसराज जी पारवा, बाबूलाल जी जैन, गोपाल जी पूर्व पंचायत समिति सदस्य, मनीराम जी चालिया, चूनाराम जी पूर्व सरपंच, सुमेर सिंह जी देसल सर, विनोद गिरी गोसाई जी, दिलीप पुरी जी, कृष्णाराम गोदारा जी, सुभाष बिश्नोई जी और प्रताप सिंह जी और अन्य सभी आप साथीगण और पत्रकार साथियों, मातृशक्ति युवा साथियों। देखिए 2-3 चीज़ें मुझे कहनी हैं, क्योंकि तुरंत ही लोकसभा का ये सत्र, जिसको हम मानसून सत्र बोलते हैं, इसकी समाप्ति हुई 11 अगस्त को। कल मैं जयपुर में हूँ, जयपुर में था, और उस मानसून सत्र के समाप्ति के बाद सीधा बीकानेर संसदीय क्षेत्र में नोखा में आया हूँ। तो नोखा है तो अनोखा, बहुत शानदार कार्यक्रम आपने किया है। सत्र भी जोरदार था, प्रधानमंत्री जी का भाषण भी धारदार था, और अमित शाह जी का भी भाषण जोरदार था ऐसा लग रहा है। देखिए 2 चीजें कहूंगा। सत्र शुरू, कांग्रेस और उनके साथियों ने एक गठबंधन बनाया जिसका नाम उन्होंने INDI.N.D.I.A. ये रख सकते हैं, इंडिया रख नहीं सकते, तो ... किया। तो हमने किया, आपने तो इंडिया के भी टुकड़े कर दिए, और वो टुकड़े गैंग के सदस्य हैं ही। चाहते क्या हो, हंगामा क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा मणिपुर की चर्चा चाहते हैं। पहले दिन ही राजनाथ सिंह जी ने मान ली, क्योंकि ऑल पार्टी मीटिंग जब हुई थी तो राजनाथ सिंह जी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, मान ली। उसके बाद अमित शाह जी ने फ्लोर पे कह दिया। उन्होंने देखा भाई इतनी जल्दी चर्चा थोड़ी कराएंगे, तो उन्होंने पैंतरा बदला कि प्रधानमंत्री जी खुद आकर के चर्चा की शुरुआत करें। ऐसी कोई परंपरा रही नहीं लोकसभा में, राज्यसभा में। हमने कहा भाई गृह मंत्री जी सक्षम है, ये मणिपुर का काम देख रहे हैं, क्या हुआ मणिपुर में सब बताएंगे, आप चर्चा शुरू करो। नहीं माने तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आए। ये मोशन बहुत महत्वपूर्ण मोशन होता है, प्रस्ताव होता है। जब कोई सरकार बहुमत में नहीं होती है तो ऐसा अविश्वास प्रस्ताव आता है, या
जब लगता है कि इनके बहुत से सदस्य टूट रहे हैं या हमारे पास आ रहे हैं तो आता है। ऐसा कुछ भी नहीं था, फिर भी लाए। लेकिन लाने के बाद जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे तो पूरा भाषण प्रधानमंत्री जी का सुन भी नहीं पाए। हम तो लगातार उनका भाषण सुन रहे थे, उनके सब नेता बोले, हमारे विरोध में ही बोले, हम सुन रहे थे। प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनने के बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन में राइट टू रिप्लाई होती है, इसका मतलब कांग्रेस को बोलने का अवसर मिल रहा था, उस अवसर को भी खोया। उसके बाद वॉकआउट करना तो कर जाते, लेकिन प्रधानमंत्री जी की आलोचना करना, प्रधानमंत्री जी की बुराई करना, ये काम रह गया है वर्तमान में कांग्रेस का। और उसका असर आपको राजस्थान में भी दिख रहा है कि यहां शासन है उनका। तो अभी सुबह से ही मंत्री उठ करके खड़े होकर के पता नहीं प्रधानमंत्री जी के बारे में उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं। अरे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी वो प्रधानमंत्री हैं या वो शख्स हैं, हम नहीं कह रहे हैं जी, दुनिया के लोग कह रहे हैं कि सबसे पॉपुलर कोई प्रधानमंत्री है संसार में तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। और वो सर्वे हम नहीं कर रहे हैं। एक देश के प्रधानमंत्री पपैया न्यू गिनी, और वो डिप्लोमेटिक रिलेशन में छोटा देश हो चाहे बड़ा देश हो, वैसे वो तो 1 करोड़ की आबादी वाला देश है, लेकिन अगर 10,000 की आबादी वाला देश भी होता तो वो या तो हाथ मिलाते हैं या ज्यादा ज्यादा गले मिल जाते हैं। कोई देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के प्रधानमंत्री से पांव नहीं छूता, कभी फोटो नहीं देखा होगा आपने। हमारा देश आजाद 47 हुआ, उससे पहले भी बहुत से देश आजाद हुए, आपस में डिप्लोमेटिक रिलेशन रखते समय बराबरी का भाव, भाई तुम भी एक देश के प्रधानमंत्री हो, मैं भी एक देश का प्रधानमंत्री हूं। लेकिन एक देश का प्रधानमंत्री आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी के पांव छू रहा है, देखा है ना आपने, और वो फोटो वायरल हुआ। तो उस देश में आलोचना हुई कि भाई आपने नरेंद्र मोदी जी के जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, आप भी हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, पांव छू करके आपने क्या संदेश दिया। इससे हमारी आलोचना हो रही है कि हम छोटे देश के नागरिक हैं क्या। उन्होंने कहा ऐसा नहीं, मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पांव इसलिए छुए कि मेरे देश में कोविड आया, उसके देश में 1 करोड़ की जनसंख्या है, 1 करोड़, 50,000 कहीं द्वीप में रहते हैं, फिर समुद्र है 50 किलोमीटर तक, फिर 5,000 लोग रहते हैं, फिर समुद्र है। केराम साहब को जानते होंगे शायद, ऐसे आइलैंड्स को, ऐसे समुद्र है, और समुद्र में 1 करोड़ की जनसंख्या है। तो हमारे यहाँ रोड़ा में महावीर जी सारस्वत, ये कई बार कोई जिज्ञासा होती है तो पूछते हैं कि साहब यहाँ भी ने हमारे प्रधानमंत्री ने गुरु किया कहे हो। मैं कह यार आप बात भी ठीक है। तो वो गुरु ने, उसने लोगों ने पूछा क्यों पांव छुए, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे गुरु हैं। उन्होंने कहा आप तो क्रिश्चियन हो, वहां तो जो गुरु होता है उसको मास्टर कहते हैं, वो माई मास्टर, ये गुरु कहां से आया। तब उन्होंने समझाया वहां के मीडिया को, अपने देश की मीडिया को, कि मैंने नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनके पांव इसलिए छुए कि मेरे देश में कोविड आया, मुझे दवाई की जरूरत थी और मेरे देश के सारे नागरिक मर जाते। मेरे देश के अच्छे अच्छे दोस्त जो साथी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है उनको सबको फोन किया कि भाई मेरे देश को दवाई चाहिए, किसी ने नहीं भेजी। तो मैंने डरते डरते नरेंद्र मोदी जी को एक दिन रात को फोन लगाया, फोन मिल गया। तो मैंने मोदी जी को कहा मेरे देश में कोविड फैल गया और दवाई की जरूरत है। तो उन्होंने देखा भाई ये पूछेंगे, भाई अभी तो दवाई मेरे भारत में भी जरूरत है, आपको लेट भेजेंगे। उन्होंने कहा मैं पहले सेंटेंस से ही प्रभावित हुआ, नरेंद्र मोदी जी के पहला सेंटेंस, आपको दवाई कब चाहिए। तो उन्होंने कहा एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो। तो मैं तो दंग रह गया कि दूसरे दिन जब एयर इंडिया के जहाज उतरे मेरे देश में तो वो दवाई के साथ उतरे थे, ये नरेंद्र मोदी हैं, इसलिए मेरे गुरु हैं। फिर कोविड आया तो ऑक्सीजन की कमी वाला कोविड आपने भी देखा, हमने भी देखा, सब जगह ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, अस्पताल में भी लोगों की परेशानी थी। बोला मेरे देश में तो दूर 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 लोग रहते हैं, अब टीका चाहिए। तो बहुत से मित्र देश हैं उनको सबको फोन किया, उन्होंने कहा आपके टीका आ गया, आप लगा रहे हो, हमें भेज दो। बोला रहे कि नहीं भेजेंगे।
तो बोला, फिर मैंने हिम्मत करके नरेंद्र मोदी जी को फोन किया। उन्होंने कहा, भाई मेरे यहाँ टीका वैज्ञानिक परीक्षण कर रहे हैं, 5-7 दिन लगेंगे, लेकिन आपको कितने टीके चाहिए? तो उनको लगा यार ये बहुत पॉजिटिव आदमी है। फिर जैसे ही अपने यहाँ टीका आया, हमारे यहाँ कोविड वॉरियर को, जो डॉक्टर थे, नर्स थे, जो कोविड में काम कर रहे थे, पहला टीका उनको लगा। प्रधानमंत्री जी ने पहला टीका अपने लिए नहीं लगाया, उसके बाद सीनियर सिटीजन को लगाया, उसके बाद बाकी लोगों के नंबर आए टीके में। लेकिन जैसे ही टीका आया, उन्होंने उस देश को टीका भेजा। टीका भेजता ही उस देश में कोविड कंट्रोल में आ गया। तो उन्होंने कहा मेरे लिए एक गुरु है, और उसने अर्थ बताया। गुरु का मतलब होता है गु मने अंधेरा, रू मने प्रकाश। जो अंधेरे में प्रकाश करे वो गुरु कहलाता है। उन्होंने कहा मेरे देश में तो अंधेरा ही अंधेरा फैल गया था, अगर जान बचा करके किसी ने प्रकाश किया तो उसका नाम नरेंद्र मोदी था, इसलिए मेरे गुरु हैं, इसलिए मैंने पाम छुई। तो ऐसे प्रधानमंत्री जी की चलते रास्ते ही आलोचना कर देना, चलते रास्ते। देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। जैसे आपका यहाँ दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना थी, मैं प्रधानमंत्री जी के पास गया, मैंने कहा हमारे कुछ एरिया में सर्वे नहीं हुआ। कैलाश चौधरी भी बाड़मेर के, वो भी मेरे साथ चले। हमने कहा साहब हमारे 2 बाड़मेर और बीकानेर के जगह कुछ सर्वे प्रॉपर नहीं हुआ, कुछ ढाणियाँ रह गई। अब वो योजना तो पूरे भारत की थी, बंद हो गई थी। लेकिन एक नई योजना जिसका नाम है RDSS, नोखा में भी नया सर्वे शुरू हो गया होगा। जो ढाणिया में कनेक्शन नहीं है, सब ढाणिया में कनेक्शन कराएंगे मोदी जी, क्योंकि किसी को भी अंधेरे में नहीं रखना चाहेंगे मोदी। अब यहां राजनीति हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री जी विकास में राजनीति नहीं करते। अब जैसे देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना, पॉपुलर योजना, लोकप्रिय योजना, अशोक गहलोत को लगा कि इस योजना से तो प्रधानमंत्री जी बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, गरीबों के मकान बन रहे हैं। फाचर कैसे लगाएं? फाचर समझो भाई जी, फाचर समझो नहीं, फाचर क्या, फाचर क्या लगाओ? तो प्रधानमंत्री आवास योजना में कहीं करियो कि ये आदमी यहां रहता नहीं, पलायन कर गए, और बहुत से नाम काट दिए। आप बहुत से सरपंच बैठे होंगे, बहुत से पंचायत समिति में जाते होंगे, बहुत से नाम। अब आप देखिए जब भारतीय जनता पार्टी का शासन था तो गांव में कैसे मकान बनते थे प्रधानमंत्री आवास योजना के? ज्यादा बनते थे, धड़ल्ले से बनते थे, अच्छे बनते थे। इसलिए प्रधानमंत्री जी मोदी जी कहते हैं कि विकास की योजनाओं में अगर ये विपक्ष ऐसे ही राजनीति करेगा तो डबल इंजन की सरकार चाहिए। अभी कन्हैयालाल जी कह रहे थे लाइट ही नहीं आ रही है, तो कन्हैयालाल जी अठे तो डबल इंजन की सरकार लावनी पर ही, लाइट चौकी लावनी है। तो GSS भी नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि तो लड़ रहे हैं ना। एक कुर्सी पे बैठा है, उतर नहीं रहा है, एक कुर्सी पकड़ना चाह रहा है। ये लड़ाई 5 साल करीब करीब हो गए हमें देखते हुए। इस लड़ाई होती है तो डेवलपमेंट रुकता है, गवर्नेंस गायब होता है, बहुत से लोग मिलते हैं, काम किया हुआ है, साथ ट्रेजरी में पैसा नहीं है, पैसा है ही नहीं। तो ऐसी परिस्थितियों में मैं आज नोखा के विषय में एक बात करता हूं। मुझे एक ज्ञापन मिला है, वकीलों का साहित्य यहाँ बार एसोसिएशन है, उन्होंने ज्ञापन दिया है मुझे अलग से भी आप बुला सकते हो क्योंकि मेरा मंत्रालय का ही काम है। एक ज्ञापन दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि वकीलों के चैम्बर कम है या चैम्बर है ही नहीं। दूसरा कह रहे हैं MACT कोर्ट नहीं है, उपभोक्ता न्यायालय। ये डिमांड आपकी वाजिब है और आपकी अपेक्षा भी ठीक है। जब देश का कानून मंत्री बीकानेर से हो तो नोखा में इन चीज़ों की कमी नहीं रहनी चाहिए ना, पूर्ति होगी जी। हम बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा देते हैं, राज्य सरकार के थ्रू हैं, पैसा मंजूर करेंगे। सुभाष तेरे को पता है ना, पैसा देते हैं, फौजी साहब आपको भी पता है। यहां वकीलों को पैसा देंगे, आप बजट बताना। इसमें आपने खाली 100 चैम्बर मांगे हैं, 100 शायद, क्यों ये कहीं लिख रहा था 100 लॉ चैम्बर। बजट लिखना पड़ेगा, हम बजट देंगे। एक लॉ चैम्बर में कितना पैसा लगेगा ये अगर आप बताएंगे तो नोखा में मैक्सिमम लॉ चैम्बर के लिए बजट वहां से भिजवा दूंगा मैं, और भिजवा करके सैंक्शन कॉपी आपको दे दूंगा। यहाँ बार एसोसिएशन है, बार एसोसिएशन मांगीराम जी है ना, तो दे देंगे, खुद ही अध्यक्ष हैं क्या भाई? अध्यक्ष है, ठीक है। तो आपका काम तो हो गया, पक्का हो गया। और MACT भी डिमांड ठीक है, उपभोक्ता की भी ठीक है, उसको मुझे बात करनी पड़ेगी। हमारी ऐसी मीटिंगें होती रहती है,
कुछ जगह डिमांड आती है राज्य सरकारों से, सीएम से, गवर्नर से आती है, तो हम एमएससीटी कहीं सैंक्शन करेंगे, सपोज 10 करोड़ सैंक्शन करिए देश में, तो एक और घुसेड़ देंगे नोखा का, चिंता मत करो, कर देंगे। उपभोक्ता न्यायालय सैंक्शन करेंगे तो एक और लगा देंगे, और भी डिमांड आएगी, मुझे लगता है कहीं और भी आएगी, खाजवाड़ा भी आ सकती है, डूंगरगढ़ भी आ सकती है, तो वहाँ भी करेंगे। क्योंकि अभी ये स्टेशन की बात आई, यहाँ अमृत भारत स्टेशन में 16 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए थे नोखा में। मैं बैठा था उस दिन लालगढ़ में, और देशनुक में भी कुछ लोग बैठे थे, नोखा में भी बैठे थे। तो मुझे किसी ने कहा कि भाई आपने लालगढ़ में 18 करोड़ 75 लाख का बजट दिया, नोखा में कम क्यों दिया 16 लाख का, ऐसा किसी ने डिमांड रखी। नोखा में कमी नहीं आने देंगे, मुझे लगता है। मैंने जाकर के फिर रेल मंत्री जी से बात की, मैंने कहा बीकानेर के बाद नोखा सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, तो उन्होंने कहा क्या चाहते हो आप, मैंने कहा कुछ बजट भी बढ़ाना है, और एक हमारा ओवर ब्रिज आप अच्छा कर दो ना, तो एक फाटक की समस्या लगातार है। तो उन्होंने कहा अमृत भारत स्टेशन में इसका समाधान कर देंगे, 5 करोड़ एक्स्ट्रा देंगे नोखा के लिए। रेल मंत्री जी के लिए जोरदार एक बार ताली बजा दीजिए, अश्वनी जी के लिए। अपन अठे राजस्थान रही है रेल मंत्री जी, रेवनाला पालीरा है और सासरो शायद फुलेरा है, तो उन्होंने इसको मान लिया है। तो आपकी ये बड़ी समस्या जो शहर को 2 भागों में बांटने के लिए ओवरब्रिज नहीं होने से इस फाटक के कारण ये समस्या थी, उसका मुझे लगता है कि हम स्थायी समाधान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये जो कालखंड है वो स्थायी समाधान की ओर बढ़ रहा है। आज हम आए अमृतसर जामनगर रोड पे, कुमान सिंह जी सब साथ थे, तो एक जगह हम रुके, स्वागत था, तो एक कोई ट्रक ड्राइवर मिल गए, उन्होंने कहा हमारा मोदी जी का धन्यवाद देना। मैं कैसे, एक तो बोला मेरे को वहां जाने में मेरा टाइम बच गया, करीब उसने कितने घंटे बताए, 2 घंटे बोला मुझे कम लगते हैं, लेकिन उसने एक चीज जोरदार बताई, ट्रक ड्राइवर था, उसने कहा मेरा 100 लीटर तेल डीजल बचता है, वो 10,000 का करीब होता है, ये फायदा अलग से बोला। तो ये ऐसे परमानेंट काम नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। ये ऐसी रोड बनाना, रेलवे को इलेक्ट्रिफिकेशन देना, नोखा जैसे रेलवे स्टेशन को अमृत भारत में जोड़ना, लालगढ़ जैसे स्टेशन को अमृत भारत में जोड़ना, देशनों को जोड़ना। तो डूंगरगढ़ से भी डिमांड आई है, तो कुछ लोग डूंगरगढ़ के भी बैठे हैं। अभी डूंगरगढ़ हाँ नहीं करी, ऐसा प्रोग्राम डूंगरगढ़ में भी रखो, वहां मुझे घोषणा करनी है, ठीक है। हाँ, तो आज का बहुत अच्छा दिन है। मुझे लगता है कि नोखा में हम लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट से कुछ काम पेंडिंग है, कुछ नोटरी बनाने हैं कुछ लोगों को, वो भी विषय पेंडिंग है, उसका भी निस्तारण करेंगे। कुछ स्टैंडिंग काउंसिल का विषय भी होगा, और एक दान अलग से बार एसोसिएशन के साथ में आऊँगा। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि मुझ में विश्वास प्रकट किया। कानून मंत्री का दायित्व मेरे हिसाब से मैं 3 महीने से देख रहा हूँ, करीब 3 महीने हो जाएंगे 18 अगस्त को, बड़ा दायित्व मान रहा हूँ, और वो बीकानेर को दिया मोदी जी ने। इसलिए नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार एक बार ताली बजानी पड़ेगी आपको, और नारा भी लगाना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बाकी कुछ जो रोड को लेकर के कुछ ज्ञापन आए हैं, कुछ स्कूलों में कमरे को लेकर के ज्ञापन आए हैं, कुछ विषय जो मेरे ध्यान में है, कुछ एमपी कोटे से, CSR फंड से, वो आपको 1-2 महीने में हम कर देंगे। लेकिन असली काम आपको करना ही पड़ेगा, लगता है वो टाइम आ रहा है, पता है ना। या तो चुनाव नवंबर के लास्ट में हो जाएंगे, या दिसंबर के फर्स्ट वीक में एक ही चरण में चुनाव होंगे। उसमें एक जोरदार थे काम कर दिया, और एक नारो है मारो, मैं कई जगह लगाऊं कि मारो भचीड़ो जोरार सुर लारो छूटे, मारो भचीड़ो जोरार सुर। क्या लड़ रहे हैं जी, हर जगह लड़ रहे हैं। और अभी मानगढ़ गए राहुल गांधी जी, क्या आदिवासियों को लड़ा के चले गए एक शब्द के नाते? क्या चाहते हो भाई? देश में विकास की बात करो, कोई अच्छे सुझाव दो, आप विपक्ष में हो तो। यहां अशोक गहलोत जी सत्ता पक्ष में हैं, अच्छे काम करो, लड़ने का ही काम है क्या आपका?
अब तो समय बहुत नज़दीक आ गया। और इन्होंने, एक बार मैं श्रीनिवास जी से बात कर रहा था तो ये बोले यहाँ के जो कांग्रेस के एमएलए हैं वो अपने आप को मुख्यमंत्री से कम नहीं समझते। और ये बीकानेर की बात नहीं है, हर जगह ऐसा विषय हो गया, क्योंकि उनको छूट दे दी। एमएलए जाकर के मुख्यमंत्री जी को कहते हैं हमने आपकी सरकार बचाई, निर्दलीय भी जाकर के चढ़ते हैं हमने आपकी सरकार बचाई, तो उनको वो दबड़ा पड़ता है तो यहां ये बदमाशी करते हैं। हर तरह का भ्रष्टाचार चरम पे है, चरम पे। कल मैं जयपुर देहात में था, उत्तर देहात में शाहपुरा, वहां पे कुछ लोग मिले, कुछ नागरिक भी मिले, कुछ पार्टी के लोग मिले। चरम पे भ्रष्टाचार है। और जो निर्दलीय है उसको तो लगा कि जैसे मेरी लॉटरी खुल गई। इस तरह का भ्रष्टाचार इस शासन में हुआ है। तो ऐसे शासन का अंत होना ही चाहिए अच्छे काम के लिए। चुनाव में चूंकि सभी दल अपना भाग्य आजमाने आते हैं, सबकी बात सुनो, मैं ये नहीं कहता, लेकिन जो नरेंद्र मोदी जी की नीतियां हैं, जो नरेंद्र मोदी जी इस देश को 2047 तक विकसित भारत बनाना चाहते हैं, जो नरेंद्र मोदी जी भारत को महान बनाना चाहते हैं। देखिए आप 11 तारीख को अमित शाह जी आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट को अमेंडमेंट करने के लिए बिल लाए। कितना बड़ा साहस चाहिए। कोई आईपीसी को बदल सकता है? बड़ा विरोध था। प्रधानमंत्री जी ने कहा नहीं। 1834 में आयरिश पैनल कोड था, आयरिश। और 1857 में हमारा स्वतंत्रता संग्राम का पहला एक आंदोलन चला जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का राज गया और इंग्लैंड के राजा का राज आया। तो वो 1857 है। और उसके बाद उन्होंने देखा कि भी यहाँ भारत में कानून लागू करना पड़ेगा, तो जो आयरिश पैनल कोड है, कुछ वकील बैठे हैं वो समझते होंगे, जो आयरिश पैनल कोड है, आयरिश हटा करके इंडिया करती है, इंडियन पैनल कोड। और वो हम 1860 से लिए हुए चल रहे हैं। 1947 में देश आजाद हो गया। एविडेंस एक्ट में अभी भी प्रिवी काउंसिल शब्द है, क्राउन का शब्द है, इंग्लैंड के राजा का शब्द है। ये हटने नहीं चाहिए क्या? प्रधानमंत्री जी का सोच है कि गुलामी के जितने भी अंश हैं उसको मैं हटाऊंगा। एक बड़ा काम किया उन्होंने, बड़ा काम मैं बताता हूं। जॉर्ज पंचम यहां आए तो 1911 में, कन्हैयालाल जी खाना भी खाएंगे ना लोग? सारे लोग खाएंगे सर। एक बात और कह देता हूं, याद आ गई। 1911 में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बदली। बहुत से लोगों को पता है, बहुत से लोगों को शायद ध्यान नहीं है। जॉर्ज पंचम इंग्लैंड का राजा था, दिल्ली आया, दिल्ली दरबार लगा और उसके याद में कसीदे कसे गए। लोगों ने कहा ये बहुत बड़ा आदमी है। तो 1936 में उसकी मूर्ति लगा दी इंडिया गेट पे, जो अभी आपने देखा वो पीछे छतरी थी जॉर्ज पंचम की। 68 में वो 47 में देश आजाद हुआ। लोगों ने कहा साहब बहुत सी मूर्तियां हटा रहे हो, उसकी भी हटा दो, पंचम की, जॉर्ज पंचम की। हमारा राजा थोड़ी है, इंग्लैंड का राजा। जब इंग्लैंड का झंडा ही हट गया तो मूर्ति हटाओ। नहीं हटाई। उस समय के जो राजा थे, पता नहीं क्या जॉर्ज पंचम से प्रेम था, नहीं हटाई। 68 में एक आंदोलन हुआ तो मूर्ति हटी, लेकिन छतरी छोड़। तो जो लोग घूमने जाते थे इंडिया गेट पे, वो पूछते छतरी किसकी है, तो बोला जॉर्ज पंचम की। जॉर्ज पंचम जिंदा था। और नरेंद्र मोदी जी को जब इन चीज का पता चला भी ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है, ये छतरी क्यों नहीं हट रही है, तो लोगों ने कहा ये हेरिटेज में आ गए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको हेरिटेज मान लिया, तो इसको तोड़ नहीं सकते। मैं भी कल्चर मंत्रालय में देखता हूं, मीटिंग हुई, सुझाव मांगे क्या होना चाहिए। मैंने कहा मूर्ति किसी की लगा सकते हैं। आप देखिए वो 68 में, 1968 में जॉर्ज पंचम की मूर्ति हटी। इंडिया गेट पे हजारों लोग डेली घूमने जाते हैं और पूछते हैं छतरी किसकी, जॉर्ज पंचम की। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उस छतरी में किसी और की मूर्ति लगा दे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की हिम्मत हुई और उस छतरी में सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगा दी, जब सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जयंती थी। अच्छा काम किया ना नरेंद्र मोदी जी ने। और उसके आने जाने वाले रास्ते का नाम बदल करके कर्तव्य पथ कर दिया।
इसलिए ये जो भारतवर्ष में रहते समय भारत की भाषा, भारत का ज्ञान, पुरातन ज्ञान, इसका महत्व अगर बढ़ेगा तो मोदी जी के कालखंड में तेजी से बढ़ रहा है। एक बिल में लेके आया मीडिएशन। वो बिल क्या है? जैसे अपन गांव में पहले पंचायती करते थे, उसको बोलते थे पंच परमेश्वर, भाई पंचों ने पंचायती कर दी। अंग्रेज आए, उन्होंने ये कोडिफिकेशन किया, हमारी पंचायती गायब हो गई। पंच में भी कुछ रही होगी छोटी मोटी कमी, बेसिकली सुधार हो सकता था, लेकिन खत्म हो गया। अब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं भाई ये 15 साल कोई लड़ रहा है, भाई भाई भी लड़ रहे हैं। एक फर्म की फिर लड़ाई हो गई, 15 साल लड़ रहे हैं। कॉमर्शियल कोर्ट भी फैसला नहीं दे रहा है, पति पत्नी भी लड़ रहे हैं, बाप बेटा भी लड़ रहे हैं, मुकदमेबाज हो रहे हैं सब, खर्चा भी लग रहा है, समय भी जा रहा है, स्टेटस सिंबल हो रहा है। बोला कैसे कम करें? तो अभी एक मध्यस्थता बिल लेकर के आए हैं, लोकसभा ने पास किया है। बहुत बड़ा रिलीफ देने वाला ये बिल है हमारे कानून मंत्रालय का। और जैसे ही मीडिएटर बनेंगे और मीडिएटर को लीगल सपोर्ट मिलेगा, कानून का संरक्षण मिलेगा, तो मीडिएशन बिल बहुत अच्छा काम करेगा। लोग मुकदमा करने से पहले समझौता कर लेंगे, उनका पैसा बचेगा और समय भी बचेगा। ऐसे नरेंद्र मोदी जी के लिए और नारा आपको लगाना चाहिए, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। कन्हैयालाल जी आपका पुनः आभार, बहुत शानदार आपने कार्यक्रम किया। पुनः एक बार जोरदार ताली कन्हैयालाल जी के लिए, सियाग के लिए बजाओ। बहुत बहुत आभार। आप भी काफी समय से बैठे हैं और सबको कन्हैयालाल जी कह रहे हैं भोजन करके ही जाना है, इसकी भी चिंता कन्हैयालाल जी कर रहे हैं। हाँ, ये और मुझे तेजाराम सूचना दे रहा है कि जो पंचायती करने वाले लोग हैं ना, वो भी उसमें मीडिएटर बन सकते हैं, उनको भी काम मिलेगा। लेकिन वो पंचायती करने वाले निष्पक्ष होने चाहिए, पक्षपात वालों को हम नहीं लेंगे, ध्यान रखना। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। हमारे बीच